किसान नेता को हम देख रहे हैं कि ये आराम से बैठे हुए हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसान अगर पसीने की परवाह करेगा तो उत्पादन कर ही नहीं पाएगा। आप लोग ये सोचिए कि जिस चीज को उगाने की कीमत 45 रुपए है, उसको सिर्फ आप तक पहुंचाने की कीमत 100 रुपए हो सकती है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार किसान विरोधी? सरकार का एक रवैया बन रहा था कि हमारे सामने किसी की औकात और ताकत नहीं, जो हम कर दें वो फाइनल है। सरकार को शायद ये गलत फहमी थी, लोग डरे हुए हैं, आंदोलन के लिए निकल के नहीं आएंगे। देश की 6 कंपनियां 80% बाजार पे कब्जा किए बैठी हैं, और वो ऐसी कंपनियां हैं जो अमेरिका की सरकार बनाती है। 2 रुपए अगर किसान ने बढ़वाने की बात की तो एकदम शोर मच जाता है कि महंगाई बढ़ जाएगी। अगर आप इनकी खेती देख लें और इनकी लिटरेचर पढ़ लें इसमें क्या हो रहा है, तो आप फ्रूट खाना छोड़ देंगे। जब कोविड आया, ताला बंद कर दिया था मंदिरों का, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, कार्यालय बंद हो गए थे, किसान ने एक किलो उत्पादन कम नहीं होने दिया। ये सम्मान निधि को रख लो अपने पास। हमको तो हमारी फसलों का जो समर्थन मूल्य है उसको गारंटी दे दो, उसको एश्योर्ड कर दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। 45 लाख करोड़ रुपए एमएसपी ना मिलने की वजह से किसान को घाटा हुआ, और लोग सोचते हैं भाई किसान लूट के खा रहे हैं इस देश को। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं रूबरू विद राजीव। आज आप पहली बार हमें पॉडकास्ट में या मुझे जीवन में पहली बार ऐसे देख रहे होंगे कि मैं इंटरव्यू के लिए बैठा हूं और मैंने कोई ब्लेजर नहीं पहन रखा है, जो अपनी बाहें हैं वो मोड़ रखी हैं, कोई टाई नहीं है। कहना चाहिए जो एक स्टूडियो का माहौल देखने के आप लोग आदी हैं कि इंटरव्यू इस तरीके से होते हैं। बैकग्राउंड में कुछ शोर भी शायद आपको सुनाई दे रहा होगा, हमारे पीछे हरा भरा जंगल सा आपको दिख रहा होगा और कुतुब मीनार का दीदार हो रहा होगा। और हमारे साथ आपको बहुत ही सम्मानीय किसान नेता युद्धवीर सिंह जी, जो भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं और साथ में ही ऑल इंडिया जाट महासभा के भी महासचिव हैं, वो भी हमारे साथ है। सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग पहली बार इस माहौल में मुझे देख रहे होंगे। जैसे मैंने आप लोग वैसे इनको बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, हमारे गेस्ट का मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया तो आप समझ रहे होंगे। तो आज हम भी किसानों के तरीके से, किसानों के रूप में उनके नेता के साथ बैठ के बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी हम दिल्ली में हैं, यहाँ पे गर्मी ठीक ठाक है। सच पूछिए तो हम लोग स्टूडियो में रहने के आदी हैं, हम थोड़ा सा पसीने वगैरह हमें आ जाता है, लेकिन एक किसान नेता को हम देख रहे हैं कि ये आराम से बैठे हुए हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये है हमारा देश का किसान और ये है उनके नेता। ये हर मौसम में, चाहे सर्दी हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बारिश हो, हमारा किसान हमेशा अपने कर्तव्य, अपने उसूलों पे खड़ा रहता है और देश की सेवा करता रहता है। और ऐसे उनके नेता आज हमारे साथ है। सर, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सर, मैं सबसे पहले तो जो सवाल सभी लोग इसका जवाब भी जानना चाहते हैं, क्या हुआ किसान आंदोलन का? अभी किसान आंदोलन कहाँ पे है, क्या चल रहा है अभी वर्तमान में किसान आंदोलन की क्या स्थिति? देखिए, जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो पूरा देश का एक नक्शा हमारे सामने आता है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और भिन्न भिन्न भाषाओं और संस्कृतियों से जुड़ा हुआ देश है। किसान, उत्तर का किसान, पश्चिम का, दक्षिण का और पूरब का, सबका भाषा अलग है, रहन सहन के तौर तरीके अलग हैं और फसल चक्र भी अलग है। तो अभी मेरा ऐसा मानना है, मैं हालांकि किसान आंदोलन से पिछले करीब 50 साल से जुड़ा हूँ, 50 पूरे नहीं हुए हैं कुछ तो,
लेकिन मैंने बहुत अरसा गुजारा है, अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि हम प्राइमरी स्टेज में हैं। उसके पीछे कारण जैसे मैंने बताया कि भाषा की भिन्नता, फसल चक्र का अलग होना और किसान का शिक्षित ना होना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। किसान आज भी, देश का किसान ये नहीं समझ पाया कि उसको मार क्यों पड़ रही है, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन एक खुशहाली की तरफ जाने की बजाय गुर्बत में जा रहा। ये बहुत बड़ा सवाल जो है देश में, वो समझ नहीं पा रहा। कौन सी नीतियां हैं राज्य सरकार के स्तर पे, क्या होना चाहिए, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, और WTO लागू होने के बाद जो ग्लोबलाइजेशन की बात हुई है आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अभी लेटेस्ट का मैं आपको उदाहरण दूं, पीछे एक इन्होंने समझौता किया यूके के साथ जी और दूसरा US के साथ करने की तैयारी है जी। और प्रधानमंत्री जी का भी आपने बयान भी सुना होगा कि हम अपने किसान की कीमत पे कोई समझौता नहीं करेंगे। वो अपने आप में दर्शाता कि कहीं ना कहीं अमेरिका एक दबाव हमारी सरकार पे बना के और कृषि क्षेत्र में घुसपैठ करना चाहता है। मैं ये बात इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि किसान को केंद्र और राज्य की नीतियां तो मारती हैं, आज अंतरराष्ट्रीय नीतियां भी ऐसी हैं जो किसान को बर्बादी की तरफ ले जाने का एक राह खोलती है। नहीं तो आज की, जैसा कि मैं फिर से अपना सवाल दोहराऊंगा कि आज की तारीख में, आज हम अगस्त महीने 2025 में बैठे हैं जब आपसे बातचीत हो रही है, किसान आंदोलन अब किस स्थिति में है? आपने वो 3 काले कानून तो वापस करवा दिए, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, वो हमारी एक लड़ाई थी और वो लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें जिस तरह से सरकार का एक रवैया बन रहा था, छात्र आंदोलन को कुचल दिया, मजदूर आंदोलन को कुचल दिया, जो भी देश में आंदोलन उठा उसको कुचल दिया, और सरकार में एक निरंकुशता का भाव आ गया था कि हमारे सामने किसी की औकात और ताकत नहीं, जो हम कर दें वो फाइनल है। और वो 3 कानून जो लाए गए, वो पूरे देश में किसी प्रदेश से, किसी संगठन की तरफ से उन कानूनों के लिए आवाज नहीं थी, आंदोलन नहीं था। सरकार ने स्वेच्छा से वो तीनों कानून तैयार किए। बहुत दफे हम कह सकते हैं कि वो कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने का एक राह बना रहे थे वो, और उन 3 कानूनों को लेके आए कोविड जैसा टाइम पे, जिस टाइम पे सब बंद था, जिस टाइम पे ये माहौल था, और सरकार को शायद ये गलत फहमी थी कि ये उचित समय है इन 3 कानूनों को लागू करने का। अगर इस समय ये 3 कानून लागू होंगे, लोग डरे हुए हैं, आंदोलन के लिए निकल के नहीं आएंगे। इस गलत फहमी में सरकार उन 3 कानूनों को उस समय पे लेके आती है। हजारों विषय हैं देश में जिनको लेके आंदोलनरत रहते हैं। हमारा MSP की बहुत पुरानी मांग हम लेके हैं, आज तक सरकार चेती नहीं है। आज भी कृषि मंत्री बयान दे रहे हैं, 45 मीटिंग हो चुकी है MSP की कमेटी की। नहीं, मैं अभी भी, आप मुझे साफ साफ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज किसान आंदोलन किस स्थिति में है। किसान आंदोलन आज भी, मेरा अपना मानना ये है, ठीक है हमने वो लड़ाई जीती जी, हम लड़ाई जीत के और 3 कानून वापस कराने में कामयाब हो गए जी। वो लड़ाई हमने घर घर पहुंचा दी थी, लेकिन हम प्राइमरी स्टेज पे हैं। जो किसान आंदोलन देश में होना चाहिए उस स्तर का किसान आंदोलन अभी बन नहीं पाया। तो जो ये आंदोलन था, आप मानते हैं कि अभी ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं था? वो एक घटनाक्रम इस तरह का हुआ था, ये इस तरह की घटना सदियों में होती है, घटनाक्रम हुआ था जिससे आम आदमी जुड़ता हुआ चला गया था जी। लेकिन जो अवेकनिंग लोगों में होनी चाहिए, जिस तरह की जागरूकता लोगों में होनी चाहिए, और कोई भी नहीं है। विषय सामने आते ही पूरे देश का किसान एक मुट्ठी में खड़ा हो जाए, वो स्थिति अभी आई नहीं है। उसमें काम कर रहे हैं हमारा संयुक्त किसान मोर्चा, और संयुक्त किसान मोर्चे के साथ साथ हमारा जिस संगठन से मैं आता हूँ, भारतीय किसान यूनियन, हम क्योंकि हमारे पास लोगों के पास जाने का जरिया दूसरा नहीं है, ओरल हमारा कम्युनिकेशन है, और ओरल कम्युनिकेशन में बहुत समय लगता है लोगों को उनके विषय और समझाने में, उनको मानसिक तौर पे तैयार करने में।
अभी हम उस प्राइमरी स्टेज पे ही हैं और उस काम में लगे हुए हैं। आपने एमएसपी का जिक्र किया कि एमएसपी को लेके 45 मीटिंग हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री इस समय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो अभी एमएसपी को लेके आपके जो भारतीय किसान यूनियन है और भारत की केंद्र सरकार के बीच में बातचीत कहाँ तक पहुंची? क्या हम मान के चले आने वाले समय में कुछ किसानों के लिए कोई बेहतर चीजें होने वाली? ये सरकार की मंशा तो कृषि मंत्री के बयान से साफ हो जाती है। उन्होंने कहा इसकी 45 बैठक हो चुकी है। किसान आंदोलन को खत्म हुए 4 साल हो गए हैं। 4 महीने में उस कमेटी को रिपोर्ट देनी थी। 4 महीने की बजाय 4 साल हो चुके हैं और आज भी कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि ये नहीं पता कितना समय लगेगा, कितनी बैठक और होंगी। तो ये दर्शाता है कि सरकार उस इशू को सॉल्व नहीं करना चाहती, उसको लंबा खींचना चाहती है, लोगों को झांसे में रखना चाहती है। वो कमेटी भी उन लोगों की बनी हुई है जो लोग पहले से उन 3 कानूनों के पक्ष में लिख के सरकार को दे चुके थे। सरकार ने केवल उन्हीं व्यक्तियों को उस कमेटी में रखा हुआ है। तो उसकी रिपोर्ट का भी हमको पता है, सरकार की इंटेंशन का हमें पता है। उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ना कुछ किसान को मिलने वाला है उस कमेटी तो से। फिर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार किसान विरोधी? भारत सरकार जो है बिल्कुल जिस तरह का आज एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये अखरता है। इन लोगों को ये है कि देश का आज भी करीब 58% आदमी कृषि के माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमाता है, जो खेती में लगा हुआ। इन लोगों का सोच ये है कि अमेरिका में जब 1% जनसंख्या का 1% व्यक्ति खेती में इन्वॉल्व है, वहाँ उत्पादन सरप्लस है, तो हिंदुस्तान में 58% को नंबर ऑफ फार्मर को कम किया जाए और उसी हिसाब से कृषि नीति तैयार की जा रही है कि लगातार अगर खेती घाटे में रहेगी तो मजबूर होकर किसान इस खेत को बेच देगा और या तो वो इंडस्ट्रियल लेबर बनेगा या खेती और मजदूर बनेगा। वही फार्म जो लाखों और हजारों हेक्टेयर के फार्म अमेरिका में, उसी तरह का सोच यहाँ भी है और उसी तरह के पूंजीपति यहाँ भी पैदा हो गए जिनका ये इंटरेस्ट आज खेत की तरफ है, वो खेती पे कब्जा करना चाहे। कई पूंजीपति ऑलरेडी घुस चुके हैं, लाखों एकड़ जमीन लेके वो मार्केट में आ चुके हैं और उनको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए ये एक सब चल रहा, सारा सिस्टम चल रहा। अगर सरकार की मंशा होती, देखिए मांग क्या है, मिनिमम एमएसपी एमआरपी नहीं है, फेयर जी हाँ, जी हाँ, एक न्यूनतम आप रेट चाहते हैं कि किसान को उसकी जो फसल पैदा करने में जो खर्चा होता है वो और एक कुछ छोटा सा मुनाफा कम से कम मिल जाए। वो अपने आप में एमएसपी का जब उसको हिंदी अनुवाद करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात होगी। और न्यूनतम भी अगर किसी समाज को आप देने के लिए तैयार नहीं है, उसकी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं, तो उसके लिए फिर ये मंशा साफ हो जाती है सरकार की। सरकार किसान का भला करना ही नहीं चाहती है। देखिए आप, हमने सरकार को कहा, सरकार 8% प्रोक्योरमेंट करती है, 24 फसलों का 8% उत्पादन का प्रोक्योरमेंट करती है। वो उस इंटरवेंशन से क्या होता है कि मार्केट स्टेबल हो जाती है। जब सरकारी खरीद शुरू होती है तो जो बाजार होता है वो बाध्य हो जाता है कि उस कम से कम उस रेट पे खरीद ले। हो क्या रहा, जब से ये एमएसपी शुरू हुई है वो एक कॉन्स्पिरेसी चलती है, उसमें कौन शामिल है, अधिकारी शामिल है, मंत्री शामिल है या कर्मचारी शामिल है। कभी भी समय पे खरीद शुरू नहीं होती। समय पे खरीद ना होने का खामियाजा किसान भुगतता है। किसान के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, वो उस अनाज को अपने घर ले जाके रखने की जगह उसके पास नहीं है और बाजार इसका फायदा उठा के उसका कम कीमतों पे उसका सामान खरीद लेता। सरकार पहली शरारत तो सरकार की वही होती है कि समय पे खरीद ना करें। दूसरा ये हमारी मांग ये है कि आप 8% खरीदते हैं, आप 8 ही खरीदें। कोई सरकार 100% खरीद नहीं सकती। ऐसी बेहूदी मांग हम भी नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो आप खरीद रहे हैं, जितना आप खरीद रहे हैं उतना खरीदें।
जितना आप पिछले 5 वर्षों में आप निकाल लें, जितना आपने खरीदा उतनी खरीद सुनिश्चित कर दें, और जो आपने एमएसपी तय की है उसकी गारंटी कर दें। उससे कम पे अगर कोई व्यापारी किसान का अनाज खरीदता, उत्पादन खरीदता है, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए कि ये अगेंस्ट द लॉ है, कानून के विरुद्ध है। ये हमारी सिंपल सी मांग है। बहुत ये कई लोग ये मिथक बनाते हैं कि सरकार सारा अनाज खरीद लेगी, कहाँ रखेगी, हम मांग ही नहीं कर रहे हैं सारे अनाज। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, वैसे मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, मेरे भी अपने खेत हैं, यूपी में मेरे खेत हैं, काफी खेती है हमारी भी, लेकिन चूंकि मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पाता हूँ और आप पूरे भारत के किसानों से संपर्क में रहते हैं, हर जगह के रेट्स आपकी जानकारी में रहते हैं, आज की तारीख में गेहूं का क्या रेट है जो एक किसान को मिलता है? देखिए, किसान को मिलता है, जो किसान जो बेचता है, डायरेक्ट पैदा करने वाला। जी, करंट सीजन की हम बात करें जी। जो अभी अप्रैल में गया है, जी, ये पहली दफे हुआ है कि किसान को 2300 रुपए मिले, जो एमएसपी थी वो मिली। मतलब कि 23 रुपए किलो गेहूं बिका एक किसान का, और मैं भले ही उगा तो नहीं रहा हूं, लेकिन खरीदता तो हूं। आप और हम जितने भी लोग इस इंटरव्यू को मैं कर रहा हूं, मेरे कैमरामैन हो, मेरे ऑफिस के स्टाफ हो, या आप लोग जो देख रहे हैं, हम लोग गेहूं तो खरीदते हैं या मार्केट से आटा तो खरीदते हैं। मैं अपने घर के पास जहां से गेहूं खरीद के पिसवाता हूं, मुझे आज तक 40 रुपए किलो से कम का गेहूं नहीं मिला। और किसान को सबसे अधिकतम, जब ये बता रहे हैं युद्धवीर जी के सबसे अधिकतम रेट जो अभी मिला है वो 23 रुपए किलो मिला है। 23 रुपए मिला। और वैसे पिछले साल क्या रेट था? पिछले साल जो था वो 2000-2100 रुपए था, उससे कम रहा, एमएसपी से 200-250 रुपए कम खरीद हुई थी बाजार में। मतलब 20 रुपए किलो पिछले साल। और मैंने पिछले साल भी 40 रुपए किलो दिल्ली में गेहूं खरीदा, 5 रुपए पिसाई देता हूं, 45 रुपए किलो आटा मैं अपने घर में लेके जाता हूं। जो पैदा कर रहा है उसको 20 रुपए मिल रहा है, और हम जो खरीद रहे हैं हमें 40, तो 20 रुपए कहाँ जा रहे हैं? ये जो सिस्टम है जिसकी एडवोकेसी हमारी सरकार करती है, हमने सरकार को अनेक दफे कहा। एक बहुत ही जिम्मेवार मंत्री ने मुझे ये कहा कि अगर एमएसपी दे दी गई तो व्यापारी बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा, व्यापारी तो 40 रुपए में बेच रहा है, लागत उसकी ना तो कंज्यूमर को लाभ हो रहा है, ना प्रोड्यूसर को मिल रहा, उत्पादक भी पिट रहा है और उपभोक्ता भी पिट रहा है। आपका मैकेनिज्म डिफेक्टिव है, आप इसे ठीक करें। हम ये चाहते हैं कि हमको ही मिनिमम मिल जाए, मैक्सिमम नहीं मांग रहे, मिनिमम मिल जाए, और वहां भी अंकुश लगे। जो उपभोक्ता का एक्सप्लॉयटेशन जो बाजार कर रहा है, लेकिन वो चिंतित थे कि आपको एमएसपी दे दी तो बाजार जो है वो व्यापारी बर्बाद हो जाएगा, व्यापारी की चिंता। एक और चीज, हम और आप चने तो जरूर खाते हैं, हमारे हर पूजा में चने और पूड़ी बनते हैं। चने का क्या भाव अभी? 6000 का भाव था, 4500 रुपए मिला। 45 रुपए किलो चना, सुनिए। और मैं मार्केट में, या शायद आप लोग भी, 120 रुपए किलो चना खरीद रहे हैं। 40 रुपए किलो मिल रहा है किसान को। अब अगर किसान 40 रुपए किलो खुद पैदा करके, मैं यहाँ कवर्ड एक एरिया में बैठा हूं, हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, हम इस समय जमीन से करीबन 3 मंजिल 4 मंजिल ऊंचाई पे बैठे हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी जमीन पे ज्यादा होती है। और अगर आप खेत में जाएंगे तो ह्यूमिडिटी कितनी हाई होती है। किसान गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में, पसीने में, बीमारी में, सर्दियों में मेहनत करके चना उगा रहा है, 40 रुपए किलो बेच रहा है, और हम और आप 120 रुपए खरीद रहे हैं। डिफरेंस 80 रुपए किलो। ये कहां जा रहा है? और ये जो बीच के जो लोग हैं, जो डीलर्स हैं, अगर इनको कहा जाए, या जिनको आड़ती कहा जाए, आड़ती कह सकते हैं, आड़ती तो, या चलिए हम बिचौलिए कह लेते हैं, जो बिचौलिए कह सकते हैं, जो बीच में किसान से खरीदते हैं, कुछ दिन उसको अपने पास रखते हैं, हो सकता है कुछ जगह थोड़ी सी पैकिंग करते हैं, और 80 रुपए, मतलब जो पैदा कर रहा है उस, मतलब सेम अमाउंट भी नहीं, ये भी नहीं कि 40 रुपए कमा रहे हो, 80 रुपए कमा के हम तक पहुंचाया जा रहा है। बेचने वाले कितने होंगे? कुछ परसेंट, 2-4%। कंज्यूमर 100%, पैदा करने वाला 100%, और सिर्फ 2-4% लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कौन काम कर रहा है? देखिए, सिस्टम, ये सरकार की जो मशीनरी, सरकार के नेताओं का दायित्व है, यथा राजा तथा प्रजा।
ये सब अगर गवर्नमेंट जो आज गवर्न कर रही है कंट्री को, एमएसपी का इशू सारा केंद्र से जुड़ा हुआ। एमएसपी केंद्र तय करती है, प्रोक्योरमेंट केंद्र के माध्यम से होती है। केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, केंद्र सरकार इसको ठीक कर देगी। मैंने शुरू में जैसे कहा, अगर खरीद टाइम पे हो जाए, सरकार की इंटेंशन ठीक हो, खरीद टाइम पे शुरू हो जाए, तो ये एक्सप्लॉयटेशन से बचा जा सकता, किसान को बचाया जा सकता है। लेकिन अगला सवाल जो आपने अभी कहा, उपभोक्ता को कैसे बचाएंगे, उसके लिए मैकेनिज्म क्या होगा, वो सरकार बनाएगी। आप मार्जिन तय करें ना, आपको पता है बाजार में क्या किस भाव से प्रोक्योरमेंट हुई है, उसके बाद मार्जिन तय करके आप बाजार को तय करें। आपने खुला छोड़ दिया उनको। जैसे ही गल्ला निकल के किसान से और व्यापारी के हाथ में आ जाता तो कीमतें व्यापारी तय करता और उपभोक्ता को जैसे चाहता वैसे एक्सपोर्ट करता। नहीं तो अब आप लोग देखिए, किसान आंदोलन को आप लोग ठीक से समझने की कोशिश करिए। ये इंटरव्यू हमारी कोशिश यही है, किसान को 40 रुपए मिल रहा है, अगर हम उसको बेचने वाले का मुनाफा 20 रुपए भी, जो कि किसान की मेहनत का आधा भी मान लें, हम तय कर दें 60 रुपए, तो आपको और हमें 60 रुपए में चना मिल सकता है, जो आज हमें 120 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है। आप ये सोचिए कि ये किसान आंदोलन तो हम आम जनता, आप और हम जो कंज्यूमर हैं, जो 140 करोड़ लोग, भारत के लोग जो अनाज खा रहे हैं, ये उनके लिए ज्यादा जरूरी है। मेरे हिसाब से तो किसान आंदोलन तो जनता के लिए था, किसानों के लिए तो कम से ज्यादा जनता के लिए। कोई भी दलहन 6,000 रुपए से ऊपर नहीं बिकी है। दलहन की जो फसलें हैं, दलहन यानी कि दाल 60 रुपए किलो से ऊपर कोई भी, और किसान को 60 रुपए किलो से ऊपर नहीं मिला, ये बता रहे हैं। 125 से और 150 रुपए तक दाल का भाव। जी हाँ, 150 रुपए बड़ी नॉर्मली आपको 100, अगर आप मॉल में जाएंगे 160 रुपए किलो दाल मिल रही है, तो 100 रुपए बीच में लोग लेके जा रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन कहाँ से किसानों के लिए है? ये तो आपके और हमारे लिए है। क्या मेरा कहना गलत है? देखिए, हम बार बार ये कहते हैं, हम पीड़ा में हैं, हमको एमएसपी नहीं मिल रही है, लेकिन लड़ाई जब पूरी लड़ी जाएगी, जिस दिन उपभोक्ता भी समझ लेगा कि तेरा शोषण हो रहा, एक कोई ऐसा वर्ग है बीच में उत्पादक और उपभोक्ता के, जो मलाई खा रहा, जो सारे मुनाफे को, जो किसान को भी मार रहा, जो उपभोक्ता को भी मार रहेगा। जिस दिन किसान के साथ उपभोक्ता खड़ा हो जाएगा, उस दिन निदान हो जाएगा समस्या का। लेकिन उपभोक्ता इतना उदासीन है हमारे देश का, वो समझ ही नहीं रहा सिस्टम क्या हो रहा। वो मतलब जानने का प्रयास ही नहीं कर रहा, मार्केट को कोस रहा है, परेशान है, महंगाई का रोना रोता है। लेकिन महंगाई क्यों है, महंगाई के कारक क्या हैं, किस वजह से महंगाई है, और वो कौन से लोग हैं, जो चंद लोग जो हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। जिस दिन दोनों एक मंच पे आ जाएंगे, उस दिन सरकार की क्या हिम्मत है इसको ठीक ना करे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले हम लोग इंटरव्यू शूट कर रहे थे खुले में, ओपन में, और अभी आप फिर वापस स्टूडियो का माहौल देख रहे हैं। तो मैं इस बात को कबूल करता हूं कि इतनी गर्मी मैं झेल के शायद इस माहौल में इंटरव्यू ठीक से नहीं ले पा रहा था। और ये मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ज़रा सोचिए, इस गर्मी में, इस ह्यूमिडिटी के माहौल में हमारा किसान खेतों में है, इस वक्त है, शाम को 6:30 बजे तक मिनिमम वो खेत में रहेगा, मेहनत करेगा, और तब आपके लिए सब्जियां, अनाज, दालें, ये सब आप तक पहुंचेंगी। युद्धवीर सिंह जी मेरे साथ बने हुए हैं, आप तो बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे ओपन में, मैं आपको यहाँ स्टूडियो में लेके आया। हम लोगों को खेत में आदत रहती है जी, और हम गर्मी हो, पसीना आए तो भी उसकी परवाह नहीं करते हैं जी, क्योंकि किसान अगर पसीने की परवाह करेगा तो उत्पादन कर ही नहीं पाएगा। जी। मैंने जहां बात छोड़ी थी मैं वहीं से उठाने की कोशिश करूंगा कि आज की तारीख में गेहूं, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया, 40 रुपए किलो मैं खरीदता हूं, आप लोग खरीदते हैं, 5 रुपए उसकी पिसाई देते हैं, 45 रुपए किलो हमें आटा मिलता है। किसान को मिलता है 20 रुपए किलो गेहूं का भाव। चना, सर ने हमें बताया कि 60 रुपए मैक्सिमम चने का भाव किसान को मिला। नहीं, 4500 रुपये, सॉरी 4500 रुपए, माफी चाहूंगा, 40 से 45 रुपए, किसी किसान को 40 रुपए, किसी को 45 रुपए, और आप और हम मार्केट में खरीद रहे हैं 120 रुपए किलो। अब आप ये सोचिए कि क्या किसान आंदोलन किसानों के लिए है या हमारे और आपके लिए है?
ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा सर कि क्यों नहीं आप एक किसान आंदोलन को जनता का जन आंदोलन का नाम क्यों नहीं देते? देखिए, मैंने पहले भी कहा जब हम बात कर रहे थे कि देश में आज जो एक कंज्यूमर का मतलब उत्पादक का और उपभोक्ता का जो रिश्ता होना चाहिए वो बना नहीं है। और सरकार हमेशा क्या करती है कि उत्पादक को खलनायक ठहराती है। जब हम 2 रुपये किलो बढ़ाने की बात करते हैं तो सरकार का मीडिया प्रचारित करता है कि इससे महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी पे बोझ पड़ेगा, उसका बजट बढ़ जाएगा। ये उसको बताने की कोशिश करते हैं। किसी ने आज तक ये बताने की कोशिश नहीं की कि किसान का 20 रुपये का गेहूं आपको 40 रुपये मिलता है, किसान का 45 रुपये में 4500 रुपये में लिया गया प्रति क्विंटल चना आपको जो है 1200 रुपये क्विंटल मिलता है। किसी ने ये बताने का प्रयास नहीं किया कि कोई भी दलहन जो दालें हैं वो 60 रुपये 600 रुपये के क्विंटल से ज़्यादा नहीं बिकती हैं, 60 रुपये किलो के हिसाब से बिकती हैं। और कंज्यूमर को वही दाल जो है 150 रुपये 200 रुपये तक मिलती है। लेकिन ये ज़रूर बताने का प्रयास करते हैं कि 2 रुपये अगर किसान ने बढ़वाने की बात की तो एकदम शोर मच जाता है कि महंगाई बढ़ जाएगी। वो कहाँ जा रहा मुनाफा? किसान तो नहीं ले रहा, किसान को तो लूटा जा रहा, किसान को तो लागत नहीं मिल रही। वो तो 20 रुपये में गेहूँ बेच रहा है, वो चना बेच रहा है 4500 में, वो दालें बेच रहा है 60 रुपये किलो के हिसाब से, तो उसको तो मिल नहीं रहा। अगर वो 45 की बजाय उसको 47 मिल जाएंगे तो उपभोक्ता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उपभोक्ता को तो ये पता होना चाहिए कि जो 45 और 47 रुपये खरीद के 250 रुपये जो आदमी बेच रहा है, कितनी कॉस्ट आ जाएगी प्रोसेसिंग में? 1 रुपये किलो की आ जाएगी। नहीं, प्रोसेसिंग होती क्या है? किसान से उठाया, हो सकता है उसको धो दिया, वॉश किया, गेहूं पैक किया और बस दे दिया। गेहूं में नहीं है, आप चने में मान लिया जाए उसकी दाल बना, दाल है उसको पॉलिश करते हैं, पॉलिश के लिए किसान भी डायरेक्टली जाते हैं। किलो पे रुपया भर का खर्चा आता नहीं है। स्टोरेज का, ट्रांसपोर्ट का सारा जोड़ लो, 5-7 रुपए किलो से ज्यादा का कोई खर्चा आता नहीं है। तो उसके बाद आप उसको उसी सामान को 150 रुपये 250 रुपये बेच रहे हैं। ये सरकार ना उन पे अंकुश लगा रही है, ना सरकार मतलब बता रही है कि कौन खा रहा है। सरकार किसान को खलनायक ठहराती है। जब भी किसान अपने भाव की बात करता है तो ये प्रचारित किया जाता है कि इससे आम आदमी का बजट बिगड़ जाएगा, रसोई का बजट गड़बड़ा जाएगा, इस तरह का है। और वो जो उपभोक्ता हैं वो इस तरह से बेचारे बटे हुए, वो उस बात को सत्य मान के वो किसान को अपना शत्रु समझ बैठते हैं। ये हो रहा है। समझ रहे हैं जो इन्होंने डिटेल दी, 45 रुपए किलो, मान लीजिए कोई दाल, चने की दाल मान लेते हैं मसलन, अगर किसान को 45 रुपए किलो से किसान से खरीद कर बीच के अगर किसी व्यापारी ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी पॉलिश करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, धुलाई करते हैं, ढुलाई यानी कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो 10 रुपए का खर्चा आता है। और 45 रुपए की चीज 55 रुपए की मान लीजिए व्यापारी को पड़ गई। हम 10 रुपए उसका मुनाफा भी जोड़ देते हैं कि उसने मेहनत की, 65 रुपए। लेकिन हमें कितने का मिलता है? 150 रुपए किलो। आप लोग ये सोचिए कि जिस चीज को उगाने की कीमत 45 रुपए है, उसको सिर्फ आप तक पहुंचाने की कीमत 100 रुपए हो सकती है। क्या ये संभव है? ये पैसे कहां जा रहे हैं? और इनके पक्ष में क्यों सरकारें बोल रही हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, हम यूपीए सरकार की बात करें या वर्तमान में जो सरकार है, सरकार 100 रुपए जो बीच में लेके जा रहा है उससे कोई सवाल नहीं पूछ रही। सरकार जनता को पुश कर रही है कि आप जीएसटी भरिए, आप टैक्सेस दीजिए, और 40-45 रुपए आप किसान को पुश कर रहे हैं। तो ये कहां तक सही? वो सबसे बड़ा यही हो रहा है किसान के साथ, यही छलावा, यही धोखा हो रहा है। एक सिस्टम इस तरह का डेवलप हो गया है जो हमेशा जो है किसान पे डालता है सारी चीजें, किसान को कारक बताता है उसका, और जो मिडिल मैन जो बीच में खेल कर रहा है, जो बड़ा खेल कर रहा है, उससे ध्यान हटा के किसान पे लगा दिया जाता है। लोग सोचते नहीं, उपभोक्ता और उत्पादक का जब तक तालमेल बनेगा नहीं। अब यूरोप में पैटर्न बन गया कि खेत से सीधा उन्होंने कॉन्टेक्ट बना लिए हैं और वो किसान से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। उपभोक्ता जो है किसान को एक तय उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो उस क्वालिटी में
कितना उसमें खाद डालेगा नहीं डालेगा, पेस्टिसाइड डालेगा, वो सब कॉन्टेक्ट में हो जाता और वो खेत से सीधा उपभोक्ता को देता। यूरोप में सीधा जो फसल है वो खेत से, किसान से सीधे उपभोक्ता तक पहुंचती है। उपभोक्ता तक बीच में कोई नहीं, बीच में कोई नहीं होता है। तो भी कितना % का महंगाई बढ़ जाती होगी, मतलब जो किसान का रेट है उससे कितना महंगा हो जाता होगा? तो वो मसलन मान लेते हैं अगर 40 रुपए किलो का चना वहां पे किसान वो एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, तो वो कितने रुपए और वो बढ़ जाए? किसान अपनी लागत टेबल पे बैठ के बात करते हैं, वो लागत बताता और वो अपना मार्जिन बता के, प्रॉफिट बता के आपस में कितना % होता होगा? 15-20%, 25%? अभी जैसे 50% का जो है तो 50% भी रख लें तो 40 रुपए की चीज वहां पे बड़ी आसानी से डायरेक्टली 60 रुपए में उपभोक्ता को मिल जाती है लागत पे, जो एमएसपी। अच्छा, लागत का भी 50%, तो फिर तो लागत तो 40 से भी कम होगी। लागत तो कम होती है ना लागत पे। तो फिर देखा जाए तो 40 का अगर किसान को जैसे हिंदुस्तान में मिल रहा है, वहां पे 55-50 रुपए में मतलब उपभोक्ता तक सामान पहुंच जाता है। सामान पहुंच जाता है। वाह, बताइए, ये यूरोप के देशों में ये हो रहा है, बहुत तेजी से बहुत बढ़ रहा है और सीधे कांटेक्ट हो रहे हैं। तो हमको भी कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। उपभोक्ता को अगर अच्छा खाना, आज मैं अच्छा उगाना चाहता हूँ, मैं जहर मुक्त खेती करना चाहता हूँ, मैं पेस्टिसाइड और केमिकल का यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे लिए कोई बाजार नहीं है, कंज्यूमर में अवेयरनेस नहीं है। मैं उसी बाजार में, उसमें उत्पादन कम होता, उसी बाजार में उसको उसी रेट में डालता हूँ, इसलिए किसान उससे बचता। जिस दिन हमारा उपभोक्ता से संबंध स्थापित हो जाएगा, मैं क्वालिटी दूंगा। जब मुझे पैसे दे रहा है मेरा उपभोक्ता, मेरा कंज्यूमर, हाँ, उसको पैसे दे रहा है, 40 रुपए भर ही रहा है, मैं उसको, अगर किसान को 30 रुपए भी मिल जाए तो किसान तो बहुत खुश। मैं उसे वो क्वालिटी भी दूंगा और उसी हिसाब से अपनी फसल को तैयार करूंगा, जैसा मेरा उसका एक एग्रीमेंट हुआ। आज ये जहर खिलाया जा रहा है, सबसे बड़ा किसी घर का बजट जो है वो बीमारी पे जा रहा, क्योंकि असर पड़ता, जो पेस्टिसाइड, जो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं खेती में, निश्चित तौर पे वो आज इस फसल में तो नुकसान देते ही हैं, लेकिन वो उस सॉइल में जा रहे हैं, वो हमारे पानी को दूषित कर रहे हैं, हमारी जमीन की सेहत को खराब कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। और हर घर में ब्लड प्रेशर है, बीपी है, कैंसर है, ये बीमारियां खड़ी हो रही हैं, क्योंकि सरकारों ने जिस तरह से विदेशी कंपनियां आई और अपना केमिकल और अपनी एक मार्केटिंग डेवलप की, उन्होंने पूरी तौर पे एक शिकंजा उन्होंने कस लिया है। और खेती मेरे सामने ये सब शुरू हुआ जब मैं बच्चा था, तो 1965 के दौर में ये पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ये बाजार में आया और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसान को फ्री ये लोग बांटते थे। एडिक्टेड बना दिया किसान को, और एडिक्शन में किसान मेहनत से, किसान भी इसमें दोषी है, वो मेहनत से बचने लगा, बजाय वो गाड़ियां भर भर के खाद डालने के, वो एक बैग में फेंक के और उसने अपनी इतनी सी समझ ली। हमको अपनी जो टेक्नोलॉजी थी उसको इम्प्रूव करना चाहिए था हमको। जो हमारे किसान को दाम नहीं मिला, किसान जो सस्ते में उपलब्ध हुआ, उस बेचारे को जब ये है कि जब मुझे पैसा ही नहीं मिलना, छोटा, तो वो महंगी चीज में कैसे जाएगा? छोटा किसान जो सस्ता मिल रहा है वो बेचारा कर रहा है मजबूरी। छोटा किसान है और वो ये सोचता है, जिसने उसको ये झांसा दिया इससे पैदावार बढ़ेगी, वो बेचारा वो उस झांसे में आ गया, क्योंकि उसको, वो गुर्बत में है, उसको उसके दाम नहीं मिलते हैं और वो चाहता है कि उसको मुनाफा ज़्यादा हो। वो सोचता है कि 10 क्विंटल की बजाय अगर 15 क्विंटल होगा, 5 क्विंटल एक्स्ट्रा होगा, उसके पैसे अलग से मिलेंगे, तो वो आ जाता है उसमें। आज लेकिन रिवर्स हो रहा है, आज किसान ये समझ रहा है, क्योंकि जिस खेत में हम एक बैग खाद डाल के उत्पादन लेते थे, आज वहाँ हम 5 डाल रहे हैं। जिस खेत में 1 स्प्रे करते थे, उस खेत में 30 स्प्रे कर रहे हैं। अरे बाप रे! जो फ्रूट पे है, इस पे तो अति हो गई है। अगर आप इनकी खेती देख लें और इनकी लिटरेचर पढ़ लें इसमें क्या हो रहा है, तो आप फ्रूट खाना छोड़ देंगे। इस तरह से हमने पुश किया और उसका रिवर्स क्या हो रहा है, बीमारियां, जो हर घर में आज बीमारियां, बाढ़ आई हुई बीमारियों की। और मेरे ख्याल से, मेरा ऑब्जर्वेशन है, सबसे ज़्यादा अगर कोई खर्चा है आज परिवार में तो वो मेडिकल में जाता है जी। तो ये हमने जो दूषित खेती का एक वातावरण बना दिया, मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी भी हैं, मोनसेंटो है, कारगिल है, बायर है, देश
कि 6 कंपनियां 80% बाजार पे कब्जा किए बैठी हैं। और वो ऐसी कंपनियां हैं जो अमेरिका की सरकार बनाती हैं। इतना फंडिंग वो देती हैं कि अमेरिका की सरकार उनके इशारे पे बनती है। और आज जो ये बुश नाच रहा है, ये सब उनका प्रेशर है। हमारा बाजार बड़ा बाजार है, 140 करोड़ का मुल्क है। इस मुल्क को कोई छोड़ना नहीं चाहता, सब एक्सप्लोइट करना चाहते हैं। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो लचर है, कमजोर है, और इसमें होल करना बहुत आसान मानते हैं वो लोग। यहाँ प्रेशर भी बना सकते हैं, और यहाँ अनफेयर मीन्स दूसरे भी पैसे का भी यहाँ बोलचाल, करप्शन इतनी है कि उसके माध्यम से कुछ भी कराया जा सकता है, और वो कुछ भी बेच लेंगे। इसलिए हमको अगर पहले तो हम वैसे ही हमारा एक फोबिया हो गया हमको। जो रिसर्च अमेरिका ने की उसको हमने मान लिया कि अमेरिकन रिसर्च है। अमेरिका में 1% आदमी खेती करता है, वो रिसर्च उसके हिसाब से होती है। हिंदुस्तान में 58% लोगों की रोजी रोटी इससे चलती है, खेती से। हमारी रिसर्च, हमारे यहाँ औसत में 1 हेक्टेयर का किसान है, 90% किसान 1 हेक्टेयर से नीचे के हैं। हमारी रिसर्च अपनी रिसर्च होनी चाहिए जो छोटे किसान को एक फायदे की तरफ, खुशहाली की तरफ ले चले। जी, जहाँ पे मान लीजिए अगर जिनकी जनसंख्या दिल्ली के बराबर है जिस देश की, वहां के भी 1% लोग अगर खेती करें, मान लीजिए अमेरिका में कितने 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ खेती करते होंगे लोग। नहीं है, वो नगन है। और हिंदुस्तान में कम से कम 40 करोड़ किसान है। तो 40 करोड़ लोगों का डेटा ज्यादा बड़ा है या 50 लाख या 30 लाख लोगों का डेटा? 12 करोड़ फैमिली है जी, आप मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, 5 लोग की भी कर तो 60 करोड़ लोग हो गए। सरकार का आंकड़ा जो है वो 12 करोड़ फैमिली है हमारे यहाँ खेती करती है। तो 60 करोड़ आदमी हो गए खेती में। और फिर खेती और मजदूर, वो भी तो कृषि पे ही निर्भर है ना। तो मैं जो बार बार कह रहा हूँ, 58% जनसंख्या का 58% आदमियों की रोजी रोटी, उसमें किसान भी आ गया और खेती और मजदूर भी आ गया, उससे चलती है। सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट अगर कहीं होता है तो वो खेती से होता है हिंदुस्तान। खेती एक वो सेक्टर है। मंदिर के पुजारी जब कोविड आया तो ताला लगा के मंदिर आना छोड़ दिया था उन्होंने, ताला बंद कर दिया था मंदिरों का। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, कार्यालय बंद हो गए थे, संस्थान बंद हो गए थे। किसान ने जीडीपी में 3.5% दिया। उस टाइम पे भी एक किलो उत्पादन कम नहीं होने दिया। ये साबित करता है कि किसान किसी चीज की परवाह ना करते मरता रहा, लेकिन अनाज उगाता रहा। और उस वर्ग को आप नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो इससे हीनियस क्राइम कोई नहीं हो सकता। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात बोली कि अगर कोई एक्टिव था कोविड में तो वो एक थे डॉक्टर्स और एक था किसान। किसान उगाता रहा और मरता रहा। डॉक्टर्स जीवन रक्षा करने के लिए बेचारे लगे रहे और वो भी मरते रहे, कई डॉक्टर्स की भी मौत हुई। लेकिन किसान ने देश को झुकने नहीं दिया, जीडीपी को कमजोर नहीं होने। जहां दुनिया पूरी कमजोर हो गई, हिंदुस्तान की कोविड में भी जीडीपी मतलब स्ट्रांग बनी रही किसान की वजह से। और मैं तो यही सलाह दूंगा आपको। आप हमारे देश के बहुत बड़े किसान नेता हैं, आप भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं। मैं तो आपसे यही अपील करना चाहूंगा कि आपका अगला आंदोलन एमएसपी नहीं एमआरपी के लिए भी होना चाहिए। कि आप एमआरपी फिक्स कराएं कि जी अगर आप किसान को 20 रुपए किलो गेहूं का दे रहे हो, तो आप उपभोक्ता जो 140 करोड़ उपभोक्ता है उसको आप गेहूं 30 रुपए किलो से महंगा खरीदने नहीं दोगे। आप उसके लिए रेट फिक्स करिए। जब शराब के रेट सरकार फिक्स कर सकती है, जब पेट्रोल के रेट सरकार फिक्स कर सकती है, रेलवे के रेट सरकार फिक्स कर सकती है, गाड़ियों के दाम, गाड़ियों के टैक्सेस, जीएसटी सरकार फिक्स कर सकती है, तो एमआरपी अनाज के ऊपर, दालों के ऊपर, सब्जी के ऊपर क्यों नहीं फिक्स कर सकती? देखिए क्या विडम्बना है ये देश में। ये केवल 23 फसलों पे एमएसपी देते, 23 फसलों पे। हम 200 के करीब फसलें उगाते। नहीं, उन 23 फसलें जिनकी एमएसपी, उनकी एमआरपी तय कर दो। 20%, 30%, 40% मार्जिन जोड़ के एमआरपी फिक्स कर दे। 200 फसलों पे क्यों ना करें? आज टमाटर 2 रुपए बिक रहा है, कल टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। ये अनस्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि कोई इसकी एमआरपी तय नहीं है, बाजार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है सरकार की। हर चीज का अगर
एश्योर्ड हो जाए, निश्चित हो जाए कि इतनी कीमत उसको मिलने वाली है, तो किसान उसको लगाने में हिचकिचाएगा नहीं। अभी क्या हो रहा है, एक चीज का भाव बढ़ गया तो किसान उसके पीछे लग जाता। इस साल अगर कोई फसल तेजी रही उसमें, तो अगले साल उसका 50% उत्पादन बढ़ जाता, क्योंकि उसकी बिजाई ज्यादा हो जाती है, और उसके बाद वो किसान मर जाता। ऐसे ही झूलता रहता, एक साल वो प्रॉफिट लेता, दूसरे साल वो बर्बाद होता। सरकार की पॉलिसी है नहीं। सरकार की अगर निश्चित पॉलिसी हो जाएगी, इससे नीचे जाएगा नहीं। आलू आपने पैदा किया है तो 6 रुपए 8 रुपए बिकेगा आपका, क्यों 2 रुपए बिकेगा? टमाटर है, प्याज है, कभी 2 रुपए बिक रहा है, कभी वो 10 रुपए किलो मंडी में, इससे ज्यादा तो भाव। आज तो हमें टमाटर, आज सुबह ही मैंने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले सब्जी खरीदी 80 रुपए किलो, वो भी अंदर जाके कहीं गली में। बाहर के रोड के आसपास तो 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। नहीं, अभी किसान को क्या मिल रहा है? टमाटर किसान को वही मतलब उसका 10-15 रुपए का भाव मिलता है। 15 रुपए किसान को मिल रहा है और हम तो 100 रुपए में खरीद रहे हैं साहब। मैक्सिमम इतना मिल रहा, और वहां तक आते आते कोई सिस्टम नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार क्यों नहीं इस पे फोकस करती? सरकार क्यों नहीं इस पे काम करती? सरकार क्यों नहीं सुनिश्चित करती? अनस्टेबिलिटी को जब तक दूर नहीं किया जाएगा, जब तक एक सतर पे नहीं लाया जाएगा कीमतों को, तब तक ये ऐसे ही झूलता रहेगा। इसमें कंज्यूमर भी बर्बाद होता रहेगा, कंज्यूमर पे भी बोझ पड़ेगा, और किसान तो खत्म ही हो जाता। एक फसल उसकी गई तो वो उसकी परिवार 5 साल पीछे चला जाता। मेरा आखिरी सवाल आपसे है किसान सम्मान निधि को लेकर। ये हमारा पूरा जो पॉडकास्ट था, जो हमने अभी तक आपसे सवाल पूछे, सिरे से आप एक तरीके से केंद्र सरकार को किसान विरोधी बोल रहे हैं। आपका मानना है कि केंद्र सरकार एकदम से किसानों के खिलाफ। लेकिन देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि एक तरफ तकरीबन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, जो किसान भी हैं, जिसमें मैक्सिमम जिसमें किसान ही है, और दूसरा किसान सम्मान निधि, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि उनके खाते में सीधे सरकार मदद के तौर पे पैसा भेज रही है। कई किश्तें उसकी सरकार किसानों के खातों में भेज चुकी है। तो जो अगर मोदी सरकार किसानों के खिलाफ होती तो उनको फ्री में अनाज क्यों देती? उनके खातों में किसान सम्मान निधि के तौर पे पैसे क्यों डायरेक्टली भेजती, जैसे कोई बिचौलिया भी नहीं बचा? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक सर्वे है, और सर्वे भी वो 6-7 साल पहले का, 45 लाख करोड़ रुपए एमएसपी ना मिलने की वजह से किसान को घाटा हुआ है। 45 लाख करोड़ किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। आप सारे जितने पैसे दिए हमसे काट लो, हमारा जो बैलेंस है हमको पे कर दो। हम एमएसपी मांग रहे हैं, हमारा ही पैसा, जो हमारी एमएसपी में चोरी करते हैं। ये जो एमएसपी हमें हमारी नहीं मिलती है, उसकी चोरी करके, और इसको एक चुनावी वो उस टाइम शुरू किया था, तब चुनाव 2019 के होने थे, वो चुनावी था, और इन्होंने ये मान लिया कि ये चुनाव जीतने का एक मंत्र और यंत्र है। किसान को एक खून लगा दिया, अपने ही खून को चाट रहा हूँ। आपकी एमएसपी नहीं दे रहा है, आपको 1 क्विंटल पे दलहन पे 1500 रुपये का घाटा हो रहा है, आपको धान पे आपको 400 से 500 रुपये का घाटा हो रहा है। आपका मतलब आपका टोटल आपसे चोरी किया जा रहा है, और आपको जो है वो 6000 रुपये साल के दिए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं अपना काट लो, ब्याज समेत पैसा वापस ले लो। हमारा जो एमएसपी का जो डेफिसिट है, जो चोरी आपने किया, जो पैसा हमसे हमारा कम दिया है, वो दे दो, हमें हिसाब कर दो। हम नहीं मांगते, और हम कह रहे हैं ये बंद कर दो, हमारी तो एमएसपी गारंटी दे दो, हमको नहीं चाहिए ये पैसा। ये तो एक मैसेज दे रहे हैं कि हम देखो तो किसानों पे कितने बड़े कुर्बान है, खजाने को लुटा रहे हैं। हम कहाँ मांग रहे हैं? हमने ना डिमांड की, ना मांग रहे हैं, ना इच्छा हमारी इच्छा है हमारी एमएसपी, हमारी 200 फसलों का एक न्यूनतम तुम तय कर दो। एमआरपी की बात जैसे आप कर रहे हैं, हम तो एमआरपी तो हमें कहाँ देंगे, एमएसपी नहीं दे रहे हैं। एक लेवल तय कर लो, एक स्टेज तय कर लो, और हमारी तमाम फसलों की कीमतें तय करके उस हिसाब से सुनिश्चित कर दो कि उससे नीचे बाजार में
कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो कानूनी ऑफेंस होगा। देखिए घूम फिरा के अगर हम बात करें तो आप किसानों के लिए एक आर्थिक मदद ही तो मांग रहे हैं। देखा जाए अगर आप एमएसपी की भी डिमांड कर रहे हैं तो वो एक तरीके से एक आर्थिक मदद ही है। तो अगर मोदी जी किसान सम्मान निधि के तौर पर वही आर्थिक मदद आपको दे रहे हैं तो आप या तो ये मांग करें कि भाई इस अमाउंट को बढ़ा दो, किसान सम्मान निधि की अमाउंट को बढ़ा दो। आप समझे नहीं, आर्थिक मदद क्यों मांग रहे हैं? हम अपने दाम मांग रहे हैं। कोई कौन ऐसी इंडस्ट्री हर उसको अपने अधिकार दे रखे हैं, वो अपनी कीमतें तय करती है, उससे नीचे नहीं बिकता। आज डीजल की, पेट्रोल की, खाद की कीमतें तय हैं, बाजार का एक सिस्टम बना हुआ, जी जी, उससे नीचे नहीं बिकता। तो हमें अधिकार नहीं कि हमारा उस पे बिके। और न्यूनतम मांग रहे हैं भाई, अधिकतम नहीं मांग रहे हैं, न्यूनतम मांग रहे हैं। अपनी लागत का न्यूनतम मांग रहे हैं, उसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं? उस पे हम, और उसको लेके हम कह रहे हैं ये सम्मान निधि को रख लो अपने पास। हमको तो हमारी फसलों का जो समर्थन मूल्य है उसको गारंटी दे दो, उसको एश्योर्ड कर दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो आप किसान सम्मान निधि के खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ है। किसान सम्मान निधि तो आईवाश है लोगों के, आम कंज्यूमर, आम देश की जनता के बीच में ये है, बड़ा प्रचार किया जाता है कि 78,000 करोड़ 80,000 करोड़ की एक किस्त जारी कर दी, और लोग सोचते हैं भाई किसान लूट के खा रहे हैं इस देश को। हम कह रहे हैं इसको रख ले प्रधानमंत्री, जो लाखों कई लाख करोड़ रुपए सालाना हमारी एमएसपी के हमको नहीं मिल रहे हैं, उसको प्रॉपर कर दे, उसका हिसाब कर दे। ये सारे गवर्नमेंट तुम्हारे पैसे हैं, हमको ये खैरात नहीं चाहिए, इस खैरात को अपने पास रखो। हमें अपनी मेहनत का पैसा चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए। खैरात नहीं चाहिए, हमें हमारी मेहनत का पैसा दे दो, हमें खैरात नहीं चाहिए। ये कहना है हमारे भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह जी का। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। अब ये मैं आप लोगों के ऊपर इसका फैसला छोड़ता हूं, आप अपने कमेंट्स में हमें ये बताइएगा कि एक तरफ भारतीय किसान यूनियन ये कहती है कि किसान सम्मान निधि के हम खिलाफ हैं, हमारा मानना है कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारी मेहनत का पैसा चाहिए, हमें हमारी एमएसपी दे दो। कई ऐसे किसान होंगे जो शायद ठीक से खेती नहीं भी कर पा रहे होंगे, उनको भी ये किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचता है, जो खेती शायद कर ही नहीं पा रहे हैं किसी आर्थिक बुरे हालात की वजह से, या किसी शारीरिक अक्षमता, यानी शरीर से संपन्न मजबूत नहीं है और खेती करने लायक अब शायद नहीं बचे हैं, या उनके पास खेती करने की शुरुआती जो पैसा चाहिए होता है वो भी नहीं, तो उनको भी किसान सम्मान निधि पहुंचती है। तो अगर वो किसान सम्मान निधि बंद कर दी जाती है तो ऐसे किसानों का क्या होगा? क्या लार्जर एस्पेक्ट पे किसान सम्मान निधि बेटर उपाय है? इसकी किश्त बढ़ा देना ज्यादा समझदारी होगी, या किसानों को उनका एमएसपी मिल जाए? इसके अलावा आज हमने इनसे बातचीत की कि 20 रुपए किलो गेहूं का दाम मिलता है किसान को और हम और आप 40 रुपए में खरीद रहे हैं। 40 रुपए मिलता है चने का, हम 120 खरीद रहे हैं। 60 रुपए 50 रुपए मिलता है दाल का, हम 150 रुपए खरीद रहे हैं। तो इसके लिए एक एमआरपी भी तय कर दी जाए, जैसे कि इन्होंने बताया कि यूरोपीय देशों में ऐसा है, किसान और जनता के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई हमारी लागत का 50% हमको दे दो। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि 40 रुपए की अगर यहाँ हिंदुस्तान में किसी चीज का दाम मिल रहा है और उसकी लागत 30 रुपए है, तो यूरोप के किसान कहते हैं कि जी 30 का आधा यानी कि 15 रुपए हमें हमारी लागत का मुनाफा के तौर पे दे दो। और वहां 45 रुपए में, यानी 30 रुपए में अगर चना उगा तो 45 रुपए में किसान सीधे वहां के लोगों को बेच देते हैं। और हमारे देश में वही चीज जो किसान को 40 रुपए मिलते हैं वो हम और आप 120 में खरीद रहे होते हैं। और उसमें भी कई जगह मिलावट होती है, कहीं कंकड़ की मिलावट है, कहीं पुराना है, कहीं खराब है। वो 120 रुपए किलो भी बहुत हाई क्वालिटी का मिलता है, नहीं मिलता है, ये भी सुनिश्चित नहीं हो पाता है। तो ऐसे कई सवालों के जवाब आज हमें मिले। हमने कोशिश की कि किसानों के और जनता के बीच में जो एक खाई सी पैदा हो गई कि किसान सिर्फ रेलवे और सड़क जाम करते हैं, उसको हम थोड़ा कम करने की कोशिश करें और किसानों की जो एक्चुअल हालत है वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस पॉडकास्ट में हम कोई भी तरीके का पॉलिटिकल मैसेज पास ऑन नहीं करना चाहते थे। हमारे सारे सवाल आपने ये सुन के समझने की शायद कोशिश भी की होगी कि हम किसान की स्थिति आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और इसमें हमारी आपने
बहुत मदद करी युद्धवीर सिंह जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपका। आपने जो है एक ऐसी चीज को अपने चैनल के माध्यम से उठाया है, निश्चित तौर पे लोगों को स्थिति का पता चलेगा कि किसान मुफ्तखोरा नहीं है, किसान एक्सप्लॉइटर नहीं है, किसान पीड़ित है। किसान को उपभोक्ता का भी उतना ही दुख है जितना अपना उत्पादक होने के नाते। जितना शोषण किसान का हो रहा है उससे ज़्यादा शोषण उपभोक्ता का हो रहा है। तो किसान जो है, ये सिस्टम है जो बीच में एक सिस्टम बना हुआ जो बैठा हुआ है उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में, इस पे काम हो, इस पे ध्यान दिया जाए और उपभोक्ता भी जागरूक हो देश का। उसके दिमाग में जो ये बना हुआ है कि हम जब कीमतें बढ़ने की बात करते हैं तो उसका नुकसान करते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। वो तो ऑलरेडी बहुत नुकसान में एक जो सिस्टम की तीसरी कड़ी है, जो मिडिल मैन बैठा हुआ है, उसने जो ये धंधा बना लिया है कि दोनों तरफ से लूटना है और उसका अपना एक व्यापार चलाना है। उस पे सरकार ध्यान दे, उपभोक्ता को भी सस्ता मिले और किसान को भी उसके दाम मिले, ये हमारा प्रयास है। फिलहाल के लिए रूबरू विद राजीव में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।